तो पता नहीं क्यों सिलेक्टेड स्टडी की तरफ चले जाते हैं। थिंग्स आर मूविंग सो स्मूथली। ऑन यकम जनवरी 2022 सेलेक्टेड स्टडी नहीं करनी, बस ये सबसे बेसिक चीज़ है। ऑन यकम जनवरी 2022 टोयोटा सोल्ड GLI कार टू अ कस्टमर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 3 million and 4 million will be paid respectively on 31 दिसंबर 22 एंड 31 दिसंबर। तो लिखें डेटर साथ साथ पैसे दे रहे हैं या 2 साल बाद दे रहे हैं? साथ साथ, मतलब साथ साथ से मुराद ये नहीं कि जैसे जैसे मैं गाड़ी बेच रहा हूँ वैसे दे रहे हैं। साथ साथ तो अजीब सा हो जाएगा, तो डेटर हर साल पेमेंट कर रहे हैं, इस तरह लिख लें कि मर्जी। लेकिन स्टिल इट इज अ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की हेडिंग दें बड़ी बड़ी करके, इट इज अ क्रेडिट सेल। लेकिन पैसे कैसे दे रहे हैं? पैसे हर साल के एंड पे दे रहा है। नहीं, हाँ 5-10 दिन का क्या, 1 साल का भी कोई उधार करके जाए तो हम डिस्काउंट्स वगैरह नहीं करते। ये नहीं करेंगे बस, तो क्रेडिट सेल तो वो होगी लेकिन इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 2022 टोयोटा सोल्ड अ कार टू कस्टमर। टर्म्स के मुताबिक 3 मिलियन आना 31 दिसंबर 22 को। अच्छा, ऐसे ही इफ यू आर कंफ्यूज समवेयर तो आप ये छोटा सा कर सकते हैं, वो ब्लैक पेन की तरह आप ये काम कर सकते हैं छोटा सा, कि आप इस तरह सोच लें कि 22 का साल है, 23 का साल है, इधर कितने आने हैं? 3, इधर तो लीज की तरह डिस्काउंटिंग कर लें, ये लिख लें शक, लीज की तरह डिस्काउंटिंग कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि अब 3 को डिस्काउंट नहीं करना, जब एक्सटेंडेड पीरियड है 2 साल 3 साल में पेमेंट से हर पेमेंट को डिस्काउंट करेंगे। इसको डिस्काउंट करके 1 साल पीछे ले आएंगे और इसको डिस्काउंट करके, लेकिन मैनुअली लगाएं, मैनुअली अलग अलग लगाएंगे। एनओटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि सेम अमाउंट नहीं है। तो इस तरह नोट कर लें, लीज की तरह इनको डिस्काउंट करके चलें ना। भाई उसके कान का क्या कसूर है, उसके कान को खींची जा रहा है। डिलीवरी कैश कैश जी, उसकी डिस्काउंटिंग फिर 6/12 करके कुछ होनी थी इस तरह, लेकिन रेट उसमें फिर रेट को हम कर देते 6 महीने का। अच्छा, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेटर। डेटर के साथ प्लस साइन लगाने जब डेटर डेबिट हो रहा हो, और डेटर के साथ माइनस साइन लगाने जब डेटर क्रेडिट हो रहा हो। तारीख बताएं जी। सेल बुक करनी है किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। प्लस और इंशाल्लाह आपका शेड्यूल टैली करेगा, एंड पे 0 आएगा कैरिंग अमाउंट, अगर आपने सही डिस्काउंटिंग की है। सिंपल एक फिगर को पीछे बुलाया है या 2 फिगर्स को पीछे बुलाया? सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे हमने बुक किया। इकतीस 12, इधर देखो, सॉल्यूशन में क्या है? वैसे आ क्या रहा है? अच्छा, क्या जवाब आया? कोई एक चीज बताएं यहां पे। कैश साथ साथ आ रहा है, कैश जी। क्वेश्चन आप आए हुए हो? आपने बोला था ब्लू शर्ट, आपने बोला था 4 पेपर दे रहे हो, आपने बोला था ना। आपकी आवाज में पहचानता हूँ। 3000।
कैरिंग अमाउंट असल में तो 3,000 भी लेट करके मिला, 4,000 भी लेट करके मिला, तो इस वजह से चाहे 1 साल का फर्क है। लीज में नहीं, पहले साल के रेंटल को डिस्काउंट करते थे। अगला साल खुद ही पूरा कर लो। जी 31/12 लेस इसमें ना साथ साथ इंटरेस्ट लगाने, सौदे किंग की तरह नहीं करना कि कितने साल हो गए हैं मेंटल होने में, कितने साल हो गए हैं पैसे आने में, वो फिर हम बैलेंसिंग इंटरेस्ट निकालते थे, इसमें साथ साथ इंटरेस्ट निकालते हैं। एंट्रीज तो क्या, एंट्रीज में क्या मसला है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 5867, डेटर प्लस इंटरेस्ट इनकम प्लस डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम राइट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। डन? अच्छा, एंट्रीज तो ये हुई हुई है। वर्किंग भी हुई हुई है, तो मैं तो कहता हूँ सवाल भी हुआ, सवाल भी ना देखो। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, थ्योरी क्लास क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ, वजह बता दो ना। 5 मिनट शुरू के लेट हो गए थे आप। अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से कभी क्लास लेट नहीं शुरू हुई, क्योंकि जब मैं आता हूँ तभी शुरू होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार लिमिटेड has made the following contract with the customer. सीधू पढ़ ला मैनू। मैंने सेलर को कहा कि मुझे 2 साल बाद एक गड्डी चाहिए, लोगों को गाड़ी चाहिए होती है, मुझे गड्डी चाहिए, मैंने अपने वलीमे पे जाना है। ना ना ना, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, तालियां नहीं, मैं वो वर्क में भी। अच्छा, मैं से मुराद कोई भी है, इलेक्शन अपलोड भी होना है। अच्छा, तो मुझे गाड़ी चाहिए 2 साल बाद। उसने कहा ये जो गाड़ी है ना, इसके लिए तो ये स्पेशल 2 सीटर गाड़ी मैं आपको बना के दूंगा, जबरदस्त किस्म की। अच्छा, वापस आ जाए, क्लास हो रही। पैसे उसने मेरे से 20 लाख रुपए आज ले लिए, पैसे उसने 20 लाख रुपया आज ले लिए। तो पैसे उसने आज ले लिए,
इज इट अ सेल? यस, सेल तो है, परचेज तो नहीं है ना, सेल है। इज इट अ सेल? यस। बट माई क्वेश्चन इज कि जो सेल है, ये सेल आज हो रही है या 2 साल बाद होगी? तो कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? 2 साल बाद। और पैसे कब आएंगे? आज। अब आप मुझे सोच के बताएं मैं क्या करूं। हाँ लिखें, ये क्रेडिट सेल का सवाल नहीं है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिखें, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, अब मुझे कैश कितना आया? 2000। बीइंग अ सेलर, मैं सेलर हूं अगर, तो मुझे कैश आया 2000। कैश की एंट्री बताएं यकम जुलाई 20 को। भाई डिस्काउंट कैश, कैश को, अब कैश तो उधर ही है, कैश को तो कुछ नहीं कर सकते आप। अब आप मुझे बताएं आप क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर कार आफ्टर 2 years क्रेडिट। अब मैं क्या खोलूं, डेटर अकाउंट खोलूं या लाइबिलिटी अकाउंट खोलूं? लाइबिलिटी टू पे कैश या लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स? अब मैं 2 लफ्ज लिखता हूं, इधर मैं डेटर की बजाय लाइबिलिटी, जिस तरह डीकमीशनिंग में होता था, डेटर की बजाय लाए, और इधर मुझे क्या रिसीव हो रहे हैं? कैश। सेल तो नहीं आज हो रही ना, सेल कब बुक होगी? 2 साल बाद। तो जरा देखिएगा, अब मैं सवाल स्टार्ट कैसे करूंगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। ठीक है जी, तारीख बताएं। 1 जुलाई। जिस दिन कैश मांगा उसी दिन उसने कैश दे दिया। अब कैश तो कैश है ना, बस कैश को एज इट इज लिख दें। जैसे ही मेरी जेब में 2000 कैश आया, मैं क्या एंट्री करूं? कैश डेबिट लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट। क्लियर? अब ये एक तरह का आप पे उधार चढ़ गया और आप अगले बंदे से जल्दी पैसे ले लिए। अब याद रखिएगा, एसेट्स पर इंटरेस्ट इनकम आया करेगी और लाइबिलिटीज पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आया करेगा। एसेट्स पर क्या आया करेगी? डेटर है ना, तो पैसे नहीं दे रहा, तो इंटरेस्ट इनकम। और लाइबिलिटीज पर, अब मैं आपको दिखाता हूं आहिस्ता आहिस्ता ये क्यों मैं इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस कह रहा हूं, लेकिन अपनी बेसिक लॉजिक याद रखें जो बचपन में सीखी थी। रिसीवेबल्स पर इंटरेस्ट इनकम होती है और लाइबिलिटीज पर इंटरेस्ट, यहां से याद रख लें इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है। कैलकुलेशन उसी तरह जरा मुझे कराते रहे। 30 जून 21, इसको ग्रो कराएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी बिल्कुल उसी तरह 2000 तरफ 280, बिल्कुल माइनस तो एक ही दफा होगा एंड पे। 30 जून 2021, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी? कैश कहां आ रहा है? 2 साल एक ही दफा दो कैश कौन सा? कैश तो आ चुका होगा सारा, बिला वजह कैश ठोकी जा रही है। अगले साल दोबारा इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 जून 2 नहीं, कुछ बैलेंसिंग नहीं, हाँ ये बैलेंसिंग है जी, ये क्वेश्चन में था कैश। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज पर क्या आता है? 39 319। उधर एसेट था तो इंटरेस्ट इनकम, इधर लाइबिलिटी है तो गुड्स विल बी डिलीवर्ड ऑन 30 जून। अच्छा, इंटरेस्ट की कैद से बाहर आए, जरा मुझे बताएं पैसे आने पे आप लोगों ने क्या एंट्री पड़ी हुई है और डिलीवरी पर
इंटरेस्ट इंटरेस्ट को फारक करें ना, मैं आपकी सादा अकाउंटिंग पूछ रहा हूं। फर्ज करें 2 साल नहीं था, 2 दिन का फर्क था, तो यही एंट्री, यही सीखा ना आप लोगों ने। कैश की एंट्री बोलें क्या होती है बड़ी बड़ी करके? कैश डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। और इधर देखें ना, ये क्यों बातें, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, और जब चीजें डिलीवर कर दूं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट। ये एंट्री सबको आती हैं या ये बताऊं कि आती हैं? आती हैं। लाइबिलिटी डेबिट डन। अब एंट्री कोई सोचें आप, लायबिलिटी डेबिट। कभी ना कभी तो ये लाइबिलिटी किताबों से खत्म होनी है या हमेशा ग्रो ही होती रहेगी? क्रिएट कितने पे हुई थी लाइबिलिटी? ग्रो कितने से हुई? 280 और 3 क्रिएट हुई और ग्रो हुई। अब डिलीवर कर दें चीजें, अब डिलीवर कर दें चीजें। अब क्या बुक करें? सेल। सेल यहां फ्यूचर वैल्यू पे बुक होगी, फेयर वैल्यू पे नहीं बुक होगी। सेल किस पे बुक होगी? फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2000 को उठा के ले जाएं 1। आपको मैंने डीकमीशनिंग में नहीं फ्यूचर वैल्यू निकालनी सिखाई थी एक दफा? तो 2000 को उठा के ले जाएं, ये सेल की फिगर मैं निकाल रहा हूं। ये सेल की फिगर मैं पहले दिन भी निकाल सकता था, लेकिन मैं आपको निकालता तो आपने पूछना था लेके कहां जानी है। ये सेल की फिगर लोग एग्रीमेंट के स्टार्ट पे ही निकाल लेते हैं, लेकिन बुक नहीं हो सकती सेल। सेल कब बुक होगी? जब डिलीवर होंगी। 2599 बैलेंसिंग रहने दें। अब मुझे लॉजिक बताएं, इधर देखें सारे। अगर मैं पैसे ले लूं जल्दी तो मेरे जिम्मे है महंगी चीजें बेचूं, क्योंकि अगला बंदा मुझे जो है वो मेरा वो नहीं है चाचा का पुत्र। अगर पैसे ले ले दुकानदार आज, तो फ्यूचर में मैं उससे कहूंगा तुम मुझे किसी तरह बेनिफिट दो। क्यों? वो कहेगा क्यों? मैं कहूंगा फिर पैसे 2 साल बाद ले लेना। वो कहेगा नहीं, पैसे 2 साल पहले दो। अब मुझे ये लग रहा है दुकानदार में से पैसे 2 साल पहले मांग रहा है, तो मेरा पैसा तो लॉक हो गया 2 साल के लिए। वो जो मेरा पैसा लॉक हो गया उसके मजे हो गए, वो मेरे पैसे पे सामान बना के तैयार कर रहा है। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि मैं बींगा दुकानदार अब उससे 2000 पकड़ लिया था, उसे महंगी प्राइस वाली चीजें डिलीवर करूं। वो महंगी प्राइस वाली चीजें कितनी बनी? 2599 और कैरिंग अमाउंट 0। लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो भाईजान कैश का डेटा हमेशा किस में दिया होगा? क्वेश्चन में। और सेल हम खुद निकाला करेंगे। इधर भी सेल खुद निकाली थी पीवीज लेके, और इधर तो किसका डेटा सवाल में दिया होगा? कैश। सेल की फिगर हम खुद निकाला करेंगे। आज कब? मेरे ख्याल से हमने कुछ इस तरह का सोचा होगा कि ये चीज 2 साल बाद तकरीबन 2600 की होगी। 2600 ही तकरीबन बना है ना एग्जैक्ट। तो ये चीज़ 2600 की होगी 2 साल बाद। तो हमने कुछ से कहा आज 2000 रुपये ले ले। उसने कहा चल ठीक है 2000 रुपये दे दे, तुझे फ्यूचर में 2600 वाली चीज़ दे देता हूँ। तो दुकानदार को नुकसान हुआ है इसमें। इस नुकसान का नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंस। 2000 लेकर उसने मुझे कितने वाली चीज़ दी? 2599 वाली। 2599 2600 तो नहीं बनता वैसे, तो बहरहाल जो भी है, हाँ 2600 बन ही जाते, 1 रुपया डालो तो। नहीं भाई, कस्टमर की बुक्स में क्या एंट्रीज हैं ये मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। ये IFRS 15 रेवेन्यूज का है। कस्टमर की बुक्स में फिर IS 2 देखना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज तो शायद हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी तो मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ? सिर्फ
7। तो ये जी इंशाल्लाह मैंने एक ही सवाल रखा है, इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे फिर कभी। ये कौन सा वाला सवाल है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, कम से कम आपको इतना समझ आ गया कि कहानी सारी उल्टी चलानी है। उधर पहले सेल थी, इधर पहले, उधर डेटर था तो इंटरेस्ट इनकम, इधर लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। उधर सेल प्रेजेंट वैल्यू पे बुक हो रही थी, इधर सेल। अब एंट्री जरा करवाएं। जब दुकानदार के पास पैसे आएंगे, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, नहीं अभी चीजें नहीं डिलीवर हुई, तो कैश डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक तरह का। हाँ, इसको इस तरह समझें, आपने उस बंदे से 2000 रुपया उधार लिया और 2 साल बाद 2599 वापस कर दिया। इस तरह भी तो हो सकता ना। तो आपने उससे 2000 रुपया उधार लिया और 2 साल बाद 2599 वापस कर दिया, लेकिन आपने कहा 2599 ना लो, 2599 वाली चीजें ले लो। इससे शायद मेरे ख्याल से वो आपको ज्यादा समझ आ गई होगी। आपने 2000 किसी से उधार लिया और 2 साल बाद कितना वापस कर दिया? 2599 इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन काइंड। तो लिख लें इस तरह, 2000 उधार लिया और 2599 वापस कर दिया इन काइंड। 2000 उधार लिया और 2599 पैसे वापस किए या चीजें दी? 2000 रिसीव किया, 2000 उधार लिया और 2599 वापस किया इन काइंड। सॉरी, हम एंट्रीज कर रहे थे। लोन लेने की एंट्री, लोन लेने की एंट्री, कैश डेबिट, लायबिलिटी, लोन इस्तेमाल किया अगले का, इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट की जगह लायबिलिटी डेबिट, सेल क्रेडिट। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से मजे का हो गया ना। तो यहां पे एक चीज लिख लेते हैं ताकि याद रहे, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, या लाया कैश डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट और लायबिलिटी डेबिट। उधार वापस किया या चीजें वापस कर दी? वापस तो नहीं, बेची बल्कि। हाँ जी, मोबाइल सेल करके पैसे पहले ले लिए थे। उस सवाल में डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ था ना, डिस्काउंट रेट दिया होगा तो हम डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें। और वैसे भी वो साल के अंदर अंदर हो रहा था, 1 साल का पैकेज था, तो साल के अंदर अंदर का डिस्काउंट नहीं होता। और वैसे भी जब डिस्काउंट रेट देगा तभी लगाएंगे। अच्छा, अच्छा जी, अब आप पहले सफ़े पे आ जाएं। पेज नंबर 414। The objective of this standard is to establish the principles that an entity shall apply to report useful information to users of financial statements about the nature, amount और टाइमिंग। उसमें हमने सेल रिकॉर्ड की थी पहले और अगले में हमने सेल रिकॉर्ड की है बाद में। एंड अनसर्टेनिटी भी हम देखेंगे, बैड डेट वगैरह ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ, इस स्टैंडर्ड का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। इनकम, रेवेन्यू, कस्टमर। कस्टमर इज अ पार्टी डेट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एंटिटी। एंटिटी कौन होगा इधर? सेलर। कस्टमर इज अ पार्टी डेट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज
डेटर एंड आउटपुट ऑफ एंटिटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अगर एंटिटी कोई फिक्स्ड एसेट बेच दे जो ख़राब हो जाए तो वो तो कस्टमर नहीं होता ना हमारा, वो कस्टमर तो वो होता है जो हमारी मेन स्ट्रीम ऑफ चीज़ें खरीदे। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, हमारा काम प्लांट मशीनरी बेचना होगा या हमारा काम गाड़ियाँ बेचना होगा? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। अदर इनकम जिनसे कमा रहे हैं उनको हम कस्टमर नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमा ली तो वो बैंक कस्टमर तो नहीं है। फिक्स्ड एसेट बेचा, गेन आ गया तो बंदा कस्टमर तो नहीं है। रेवेन्यू, इनकम राइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। इंक्रीज, इनकम क्या होती है? अच्छा, इनकम ब्रॉड लफ्ज़ है या रेवेन्यू ब्रॉड लफ्ज़ है? भाई इनकम में तो सारी इनकम्स आ जाती हैं, रेवेन्यू में सिर्फ वो इनकम आती है जो हमारा मेन काम हो। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोस और एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज। ये एंट्री ठीक है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ये एंट्री ठीक है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग भूल जाएं, सेल पे भी मैं कैश सेल भी कर सकता हूं, क्रेडिट सेल भी कर सकता हूं। ये एंट्री भी सही है, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। मैंने किसी चीज बंदे को चीजें बेचनी थी तो मैंने उसको, एडवांस वाला भी सवाल भी वाला कर सकते हैं, वैसे ही मैं कह रहा हूं, मैंने किसी बंदे को चीजें बेचनी थी तो उसने मुझे पैसे देने भी थे तो मैंने उसको लायबिलिटी माफ़ कर दी और क्या चीज़ें बेच दी। तो मैं किसी की तरफ लायबल फील कर रहा था, तो मैं किसी की तरफ लायबल फील कर रहा था तो मैंने अपनी लायबिलिटी कम करके उसे पैसे दिए या चीज़ें बेच दी। तो ये 3 एंट्रीज होती हैं सेल की, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो कैश, इन द फॉर्म ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स डेटर और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज। आपने कॉलेज को फीस देनी है, आपके ऊपर लायबिलिटी है। आप कहते हैं यार मैं मरुंडे बेचता हूं, आप लोगों को कॉलेज वालों को मरुंडे बेच देता हूं, तो अब आप क्या एंट्री करेंगे? लायबिलिटीज ऑफ फीस डेबिट और मरुंडे सोल्ड टू कॉलेज क्रेडिट, सेल बुक कर लें। डेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। याद रखिएगा इनकम इक्विटी बढ़ाती है। इनकम क्या बढ़ाती है? लेकिन जो शेयर इशू करके पैसे आते हैं, रेड शर्ट, जो शेयर इशू करके पैसे आते हैं, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, शेयर होल्डर से जो पैसे आते हैं उसको इनकम नहीं कह सकते, हालांकि वो भी इक्विटी बढ़ाते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट तो अगले के लिए है, हमने तो शेयर इशू किए हैं ना, तो इसलिए शेयर इशू करके जो पैसे आएंगे वो मेरी इनकम नहीं है। लेकिन मैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में और वैसे कहीं से इनकम कमा लूंगा, डेट इज माय इनकम। और जो शेयर इशू करके पैसे आएंगे, डेट इज नॉट माय इनकम। अच्छा, पेज नंबर 416। The first step in IFRS 15 is to identify the contract. सबसे पहला स्टेप होगा कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अगला स्टेप किसी को याद हो? फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई सेपरेट वादे, बर्गर, बोतल, चिप्स, डिटरमिन द, एलोकेट द, रिकॉर्ड द रेवेन्यू। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना आज और कल, ये था डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। इधर ट्रांजैक्शन प्राइस थी 5867, इधर ट्रांजैक्शन प्राइस थी 2599। ये स्टेप 3 में आपको करा रहा था, क्योंकि सारे स्टेप तरतीब से नहीं चला सकते, वो फिर थ्योरी और वो सारी चीज़ें हैं, हम अपनी तरतीब से चलेंगे। आज हम करें आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, और पेज नंबर है हमारा 416। A contract is an agreement between two or more parties that creates rights and obligations. Rights and obligations in a contract is a matter of law. The contract may be written, ये लॉ वाले बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, कोर्ट बताता है आमतौर पे।
द कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन, मे बी ओरल और मे बी इम्प्लाइड। आप गए गोरमे पे, आपने ब्रेड ली, पैसे दिए और आ गए, ना रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हत्ता कि वो बिल देने लगा आपने कहा यार फाड़ के फेंक दो, तो इंप्लाइड हो गया बाय एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। कॉन्ट्रैक्ट पूरी होने के लिए 5 शर्तें होना जरूरी हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितनी शर्तें होना जरूरी हैं? 5 शर्तें होना जरूरी हैं। पहली शर्त, अभी नीचे ना देखिएगा, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज ने, रेड शर्ट, हाइट ऑफ एनीथिंग ना, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, मे बी ओरल, मे बी रिटर्न, मे बी एज पर। एंटिटी कौन होता है? इधर तो पार्टीज हो गए ना, बैलेंस सेलर बायर। द सेलर कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट्स। ईच पार्टीज राइट क्या होंगे कि क्या चीजें बेचनी है सेलर ने और कस्टमर से कितने पैसे आने। एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें पेमेंट टर्म्स हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो पैसे कभी दिल चाहे तो दे देना, कभी 1-2 साल में तब भी तुम्हें, ये तो कोई नहीं। फिर हाँ ये कह सकते हो 2 महीने बाद पैसे दे दो, 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन ये कि जब कभी पैसे दे देना, ये तो इसका मतलब है पेमेंट टर्म्स ही एग्री नहीं हुई। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स फॉर गुड्स। ये सारे स्टैंडर्ड में लिखी हुई चीजें। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट इज टू बी मेड इन 30। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल नियत, प्रॉफिट कमाना मकसूद हो। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल नियत। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द, और ये उम्मीद हो के पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें? रिटर्न अप्रूवल जरूरी नहीं होती। सेलर को दोनों के क्या पता हूं, क्योंकि सेलर के लिए ये स्टैंडर्ड है, सेलर को दोनों के राइट्स पता हूं। सेलर की जिम्मेदारी है कि वो चीजें मुहैया करे और बायर की जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट करे। सेलर कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल नियत। इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। कमर्शियल सब्सटेंस तो भी ये पूरी एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज, द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ, अच्छा जी, नाउ व्हाट इज कमर्शियल सब्सटेंस? खामोश, ये क्या मसला है? इनको बता दें, थोड़ा सा दूर हो जाएं, बिल्कुल दीवार के साथ, और उधर। 2 शॉपकीपर्स आर इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मोबाइल शॉप्स। लेकिन समझ लें दोस्त हैं। 2 शॉपकीपर्स आर इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मोबाइल शॉप्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ लाहौर एंड कराची। The mobile orders are placed by customers online and shopkeepers then deliver the mobile using courier service. The shopkeeper in Lahore, आज हम ही लाहौर वाले, the shopkeeper in Lahore has received an online order from a customer in, ये लाहौर में बैठे हैं और इनको कराची से ऑर्डर आया एक कस्टमर का, कस्टमर का एक ऑर्डर आया कराची से। कराची से अल्ताफ हुसैन ने इसको जो है वो, चलो कौन है कराची में और कौन है? बिलावल है, फारूक सत्तार, जरदारी कर लो। अच्छा, जरदारी ने भाई को ऑर्डर किया था शॉपकीपर इन लाहौर। ये शॉपकीपर इन लाहौर हैं, ये आ रहे हैं कैमरे में, शॉपकीपर इन लाहौर। शॉपकीपर इन लाहौर को ऑर्डर किया कराची से अल्ताफ हुसैन भाई ने कि आप जो है वो ऐसा करें कि मुझे मोबाइल डिलीवर करें। द मोबाइल ऑर्डर इज नॉट देयर इन स्टॉक एट लाहौर। इनके चेहरे पे गम देखें, ये शर्माया है, ये गम नहीं है। द मोबाइल ऑर्डर इज नॉट देयर इन स्टॉक एट लाहौर, देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर इन कराची। आ जाओ, थोड़ा सा अंदर अंदर हो जाओ, कह रहे हैं प्लीज। यार आप लोग, कोई बंदा जिंदगी में कोई बात कर रहा हो, काम करना हो, बीच में अपना क्लिच फ्राई करना होता है।
द मोबाइल ऑर्डर्ड इज नॉट देयर इन स्टॉक एट लाहौर, लाहौर में वो स्टॉक में नहीं है, एंड देयर फॉर ही लाहौर वाला रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर इन कराची टू डिलीवर द मोबाइल टू हिज कस्टमर इन कराची। अच्छा, एंड बदले में ही विल डिलीवर सेम मोबाइल फॉर, इसका भी कोई कस्टमर है लाहौर में, इसका भी शेख रशीद, इसका लाहौर में है, वो आजकल पिंडी में है। लाहौर में कौन है? हमजा शहबाज, हमजा शहबाज। तो खामोश, गीबत नहीं करनी। तो एंड इन एक्सचेंज फ्यूचर ही विल डिलीवर सेम मोबाइल फॉर कराची शॉपकीपर टू हिज कस्टमर इन लाहौर। अब आप इधर आए, आप भी इधर आए। क्या इन दोनों के दरमियान जो डील हो रही है, डज इट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस या इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस? बस इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सेव कर ली है और अपने कस्टमर्स को पैसे दे दिए, वो भी निग्लिजिबल सी होती है। अपने कस्टमर्स को जो है वो इन्होंने डिलीवरी कर दी है, इसने इसके कस्टमर को डिलीवर कर दिया और इसने इसके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। जो इन दोनों के दरमियान वाली ट्रांजैक्शन है, ये इन दोनों के दरमियान वाली जो ट्रांजैक्शन है, इट लैक्स, इसमें कमर्शियल नियत नहीं पाई जा रही। बैठ जाए। सर उमैर और सर आसिफ मिसाल के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस कर रहे हैं मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में जानवर एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब सर उमैर और सर आसिफ जिस ट्रक के ऊपर ये चीज़ें डिलीवर करते हैं, वो दोनों से अक्सर चेंज करते रहते हैं बिजनेसमैन। किसी पूछने वाले ने कहा क्यों? हमने कहा इसलिए कि नए नए कस्टमर्स हमारे होते हैं, उन पर रोब पड़े, कभी एक ट्राला आ रहा है, कभी दूसरा ट्राला आ रहा है, तो वो उन पर रोब पड़े, यार पता नहीं कितने ट्राले हैं, इनके ट्राले नहीं खत्म हो रहे यार, ये क्या लोग हैं। हालांकि दोनों के पास एक एक है, लेकिन कभी कभी आपस में, तो दिस ट्रांजैक्शन लैक्स, इसमें कमर्शियल प्रॉफिट कमाना कोई नियत नहीं है, जस्ट रोब डालना नियत है। द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस बिकॉज अमाउंट ऑफ एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज, इन दोनों को मोबाइल से पैसे आ जाएंगे, लेकिन अपने अपने कस्टमर से नहीं, एक को दूसरे के कस्टमर से और दूसरे को पहले के कस्टमर से। एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? कस्टमर के साथ नहीं, लिखें बिटवीन देम, बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान, कस्टमर्स वाला नहीं। तो जो आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट लैक्स, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस की क्या पाई जा रही है? कमी पाई जा रही है, विटामिन की कमी पाई जा रही है। अच्छा पढ़ें जी। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल, that is the risk, timing or amount of entity's future cash flow is expected to change। अगर रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट चेंज होनी है, इस सवाल में नहीं चेंज हो रही, अगर चेंज होनी है तो कमर्शियल सब्सटेंस है। मैंने आपको किसकी मिसाल दी है? मैंने आपको मिसाल दी है नो कमर्शियल सब्सटेंस की। कमर्शियल सब्सटेंस की मिसाल देना तो कोई मसला नहीं, वो तो एक दूसरे को जो लोग चीजें बेच रहे होते हैं वो कमर्शियल सब्सटेंस ही होता है, प्रॉफिट कमाना ही नियत होती है। मैंने आपको कौन सी मिसाल दी है? जहां रिस्क, टाइमिंग, अमाउंट चेंज नहीं हो रही हो। तो अगर रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट चेंज ना हो रही हो तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और अगर रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट चेंज हो रही हो तो कमर्शियल सब्सटेंस है। तो आमतौर पे जो लोग डील्स करते हैं अपने बिजनेस में, कभी किसको चीजें बेच रहे हैं, कभी उसको चीजें बेच रहे हैं, उसमें तो अल्लाह का शुक्र है रिस्क, टाइमिंग सब इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें प्रॉफिट कमाना नियत होता है और कोई नियत नहीं होता। अच्छा, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन।
कंसिडरिंग ओनली द कस्टमर एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हेन इट इज ड्यू, जब वो ड्यू होगी वो पे भी कर सकेगा या नहीं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इस स्टैंडर्ड में और पिछले स्टैंडर्ड में। पिछला स्टैंडर्ड कहता था क्रेडिट सेल बुक करो, बाद में डेटर भाग जाए तो बैड डेट की एंट्री कर दो। ये स्टैंडर्ड कहता है नहीं, चीज बेचते हुए सोच लो कितने देके जाएगा, बात खत्म करो। हाँ, बाद में और बैड डेट हो जाए तो वो तो बैड डेट में ही जाएगा, लेकिन चीज बेचते हुए सोच लो कि कितने पैसे देके जाएगा, उसके हालात देख के अंदाजा लगाओ कितने पैसे देके जाएगा। नहीं बेचनी ना बेचो, अगर तुम्हें लग रहा है कम पैसे देगा, लेकिन अगर बेच दी तो बस फिर अंदाजा लगा लो। अब मिसाल के तौर पे कराची के अंदर वो जो एक हादसा हुआ था, गाड़ियां बर्फ में जैम हो गई थी और फिर लोग अंदर मर गए थे, तो मरी में, अब हंस रहे हो, तो शर्म नहीं आती। अच्छा, अब उसमें अगर कोई कस्टमर किसी दुकानदार के पास चला गया अपनी गाड़ी में से निकल के, और उसके पास जो है वो अब पैसे भी नहीं है, तो दुकानदार सेल की एंट्री ना करे, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कैश। तो दुकानदार ने उसको बिस्किट बेच दिए, कोई और चीज़ें बेच दी, और उसने कहा यार मैं थोड़ी देर बाद आपको सिर्फ 5 रुपये ला देता हूँ, तो बस अब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 5 रुपये से एंट्री कर लें, चाहे चीज़ आप 100 रुपये की बेच रहे हो, वो कोई मसला नहीं। तो ये नहीं है कि डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करें आप 100 रुपये से, और बाद में जब वो 5 रुपये ला के दे फिर बैड डेट की एंट्री करें। ये स्टैंडर्ड कहता है शुरू से ही क्या कर लो, इट इज़ प्रॉबेबल, जितना आपको प्रॉबेबल है उतना रेवेन्यू बुक करो, उससे ज़्यादा रेवेन्यू बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी शराइत होगी? 5। अच्छा, क्वेश्चन 1 पढ़ें फिर छुट्टी। अगला सफा फिर इंशाल्लाह। यार उनको बुला दें ज़रा, सरासिफ के टी आतिफ को बुला दें, या वो 4 बजे कौन सी क्लास है? ऑडिट की। कितने लोगों की है? चार से लेके कि 4 से 5 लिखा हुआ है उस पर टाइम, या खाली 4 लिखा हुआ है? 4 से 6 लिखा हुआ है। 4 से 6 है सर आसिफ की क्लास ऑडिट की। हाँ, 4 से कितने बजे तक? हाँ सर से पूछो फिर थोड़ा सा कर लें, क्योंकि हमने FA2 की भी करनी है। बताया आपने उनको? मैंने कल फ़ोन करके ऐसे बताया था, पूछ लो ज़रा। सर आगे हैं, पूछ लो कि कुछ आप कितनी देर की लेना चाहेंगे, उसके मुताबिक फिर हम FA2 प्लान कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल का 3:45 का सोचा हुआ था। जो मेरी बात पूछो जाके और बताओ। अच्छा जी, क्वेश्चन 1, एंटिटी होंडा खामोश made a contract with Sarasif in which rights of the parties were not clear. अगला, Honda made a contract with Sarasif in which right of parties were not clear. पांचों शराइत पूरी हो रही हैं या पांचों में से किसी एक में मसला है? पॉइंट 2 में मसला है। ये बातें आपस में कर लें या फिर उनको सीए करने दें, इधर तो एक एक एडजस्टमेंट के ऊपर पास फेल हो रहे होते हैं लोग। तो इन विच राइट्स ऑफ पार्टीज वर नॉट क्लियर। होंडा डिलीवर्ड कार ऑन 5 मार्च, कैश वॉज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय होंडा एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी एक शर्त में मसला हो, ये इंग्लिश मैंने आपको कल पढ़ानी एग्जाम्पल आज करा दिया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी एक शर्त में क्या हो, मसला हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी एक शर्त में मसला हो तो भी आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं अगर 3 बातें पूरी हो जाएं। सेलर ने चीजें बेच दी हों, बायर के पास बायर ने पैसे दे दिए हों, यानी सेल भी होगी पैसे भी आ गए, और पैसे नॉन रिफंडेबल हों।
अगर रिफंडेबल हुए तो कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाना कि कॉन्ट्रैक्ट में ही मसला था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 5 में से कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो रही? इसका मतलब है रेवेन्यू बुक नहीं हो सकता। लेकिन स्टैंडर्ड ने एक रिलैक्स किया, स्टैंडर्ड ने कहा इन 5 में से एक चीज पूरी नहीं हो रही, इधर आओ, मैं तुमसे 3 सवाल पूछने लगा हूं। 3 सवाल। वो 3 सवाल क्या है? वो उन 5 में से नहीं है, वो छोड़ो, उन 5 में से कोई हुआ हमें उससे कंसर्न नहीं है। स्टैंडर्ड ने कहा मुझे 3 बातों के जवाब दो। सेलर, मुझे 3 बातों के जवाब दो, चीजें बेच दी हैं? सेलर ने कहा हाँ। मेरी बात सुनो ना यार, पैसे आ गए हैं? उन्होंने कहा हाँ पैसे आ गए हैं। अच्छा यार उसको जल्दी बुलाओ आतिफ को, भाई जाएं, उनके टाइम नहीं है, अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा चीजें बेच दी? हाँ। पैसे आ गए? हाँ। पैसे रिफंड तो नहीं करने के एग्रीमेंट में ये तो नहीं लिखा हुआ? नहीं नहीं नहीं, एग्रीमेंट बनाने में मसला हो गया हमारे से, लेकिन नॉन रिफंडेबल अल्लाह का शुक्र है वाजे लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। अब एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? नॉन रिफंडेबल। कितनी शर्तें पूरी होगी? अगर 5 शर्तों में से किसी एक शर्त में मसला हो और 3 सवालों का जवाब क्या आ जाए, तो जब 3 सवाल पूरे हुए हैं वो 18 मार्च को पूरे हुए हैं या 5 मार्च को? 18 मार्च को। 5 को तो सिर्फ एक बात पूरी हुई थी, डिलीवरी हुई थी। 18 को पैसे भी आ गए और पैसे भी क्या आए? सो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड ऑन आतिफ आ रहा है, बुलाओ उसको जल्दी। रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड ऑन 18 मार्च। रेवेन्यू 18 मार्च को रिकॉर्ड होगा। डन? ठीक है। भाई 1:50 में मेरी दूसरी क्लास है। चले मैं आपको बहरहाल ग्रुप में मैसेज करता हूँ। बड़े 2 हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, है मेरी। भाई जल्दी बता दो, सबने जाना है, जल्दी बता, बुलाओ ना उसको। 4 बजे होगी। कब तक मैंने पूछा था उससे? हाँ अच्छा तो ठीक है भाई, हम अब 3:45 पे शुरू तो कर देंगे, फिर जब आप हजरात फ्री होके आ जाएंगे, आपके आने से पहले कुछ और कर लेंगे, आप फिर वो ऑनलाइन ले लीजिएगा, बाकी फिर इंशाल्लाह सुबह देख लेंगे। इन एनी केस ग्रुप में आपको मैसेज तो मैं कर ही दूंगा ये क्या करना है। ठीक है, ओके। 3